हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दिव्या जायसवाल है। रसायन विज्ञान प्रवक्ता एपी सेन मेमोरियल गर्ल्स इंटर कॉलेज लखनऊ से। स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 2 की सेकेंड क्लास है। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि इसके पहले वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। स्टूडेंट्स, उसमें हमने विलयन की परिभाषा, उसके बाद विलयन के अवयव जो कि दो होते हैं, विलय और विलायक। उसके बाद हमने पढ़ा था विलयन के प्रकार जो कि मेनली 3 प्रकार के होते हैं, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। उसके बाद हमने विलयन की सांद्रता के बारे में पढ़ा था तथा उसको व्यक्त करने के विभिन्न तरीके भी पढ़े थे, जिसमें प्रतिशतता पढ़ा था। उसके बाद पार्ट्स पर मिलियन के बारे में पढ़ा था। फिर हमने मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, देन मोलारिटी और लास्ट में मोलालिटी भी पढ़ा था। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में किन पॉइंट्स पे हम चर्चा करेंगे। पहला है विलेयता, उसके बाद विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, हेनरी नियम तथा उसके अनुप्रयोग, राउल्ट नियम, उसके बाद आदर्श तथा अनादर्श विलयन, स्थिर क्वाथी मिश्रण तथा इसके प्रकार। तो चलिए स्टूडेंट्स आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विलेयता से। स्टूडेंट्स, किसी निश्चित ताप पर और विलायक की भी एक निश्चित मात्रा पर किसी पदार्थ की अधिकतम मात्रा जो घुली हो उसमें, उसे हम उस पदार्थ की या उस अवयव की विलेयता कहते हैं, जिसको हम ग्राम्स पर लीटर में एक्सप्रेस करते हैं। मतलब अगर 1 लीटर विलयन है तो उसमें किसी विलय की अधिकतम मात्रा ग्राम्स में कितनी घुली हुई है, वो उस विलय की विलेयता कहलाती है। विलेयता को प्रभावित करने के 3 कारक हैं। पहला है विलय एवं विलायक की प्रकृति, देन तापमान और तीसरा है दाब। स्टूडेंट्स, विलयन हमने 3 प्रकार के पढ़े थे, जिसमें से आज हम इस चैप्टर में द्रव विलयन पर ही फोकस करेंगे। और द्रव विलयन भी 3 प्रकार के थे। तो पहला है ठोस व द्रव विलयन, दैट इज इसमें द्रव विलायक है, ठोस विलय है। तो चलिए देखते हैं कि किसी द्रव में ठोस की विलेयता किस प्रकार प्रभावित होती है। तो पहला कारक है विलय विलायक की प्रकृति। तो स्टूडेंट्स, ये फैक्टर लाइक डिसॉल्व्स लाइक कंसेप्ट पे बेस्ड है, दैट इज जो जैसा होता है वो वैसे ही विलायक में घुलता है। फॉर एग्जाम्पल NaCl एक आयनिक ठोस है, दैट इज ध्रुवीय विलय है, वो ध्रुवीय विलायक में डिसॉल्व होता है। नाफ्थलीन जो अध्रुवीय विलय है, वो अध्रुवीय विलायक दैट इज बेंजीन में डिसॉल्व होता है। स्टूडेंट्स, जब हम सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो डिसोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, विलनीकरण होता है और हमें सॉल्यूशन प्राप्त होता है। जैसे जैसे सोल्यूट की मात्रा बढ़ती जाएगी सॉल्यूशन में, तो वैसे वैसे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। जो ऑलरेडी डिसॉल्व्ड विलय के कण हैं सॉल्यूशन में, वो अलग हो जाते हैं, क्रिस्टल बन करके बीकर के बॉटम में बैठ जाते हैं। तो स्टार्टिंग में डिसोल्यूशन प्रोसेस फास्ट होती है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस स्लो होती है। बट एक पॉइंट ऐसा आता है जब दोनों प्रोसेसेस दैट इज डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन की दर समान हो जाती है, उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो इस इक्विलिब्रियम पे जो विलयन हमें प्राप्त होगा उसे हम संतृप्त विलयन कहेंगे। इस संतृप्त विलयन में विलायक की एक निश्चित मात्रा है और टेम्परेचर भी जब अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो उसमें विलय की जितनी भी अधिकतम मात्रा उसमें घुली होगी वो हम उस विलय की विलेयता कहेंगे। चलिए दूसरा फैक्टर देखते हैं कि ताप का क्या प्रभाव होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा हुआ है कि हीट एक्सचेंज के आधार पर रिएक्शंस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर डेल्टा H हम निगेटिव लिखते हैं, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। और ला शातेलिय नियम के अनुसार आप पढ़ चुके हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो रिएक्शन बैकवर्ड फ्लो करती हैं, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस उसमें डोमिनेट करेगी, या ये भी कह सकते हैं कि विलेयता घटेगी।
दूसरा है एंडोथर्मिक प्रोसेस, जिसके लिए हम डेल्टा H पॉजिटिव लिखते हैं। और अगेन लास्ट आटेलियर नियम के अनुसार हमने पढ़ा है कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस में टेम्परेचर बढ़ाने पर वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती हैं, दैट इज डिसोल्यूशन प्रोसेस डोमिनेट करेगी, दैट इज गिवन सॉल्वेंट में आप और ज्यादा से ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, अर्थात विलेयता बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट फैक्टर डिस्कस करते हैं, दाब का प्रभाव। तो स्टूडेंट्स हमारा सॉल्यूशन है ठोस द्रव विलयन, और ठोस और द्रव दोनों ही कंपोनेंट्स इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इन्हें दबाया नहीं जा सकता, तो इसीलिए इन पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रकार का विलयन है गैस तथा द्रव विलयन। तो चलिए देखते हैं कि किसी द्रव में गैस की विलेयता किस प्रकार प्रभावित होती है। पहला है फैक्टर विलय तथा विलायक की प्रकृति। तो स्टूडेंट्स ये भी आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि जिन गैसेस का क्रांतिक ताप या क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है वो आसानी से द्रवित हो जाती हैं, और ऐसी ही गैसें द्रव में अधिक घुलनशील होती हैं। तो चलिए दूसरा फैक्टर डिस्कस करते हैं, तापमान का प्रभाव। तो स्टूडेंट्स जब भी किसी गैस को आप लिक्विड में घोलेंगे और सॉल्यूशन प्राप्त होगा, तो ऐसी प्रोसेस जो होते हैं वो हमेशा ही एक्सोथर्मिक होते हैं। और जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि लास्ट आटेलियर नियम के अनुसार ये जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं ये टेम्परेचर बढ़ाने पे बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, दैट इज गैस की विलेयता घटेगी। और यही कारण है कि जो एक्वेटिक स्पीशीज होते हैं, जलीय जीव जंतु होते हैं, वो गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में ज्यादा आराम से रह पाते हैं, क्योंकि ठंडे जल में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट फैक्टर भी डिस्कस करते हैं, दाब का प्रभाव। और गैस तथा द्रव विलयन पे दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको सबसे पहले साइंटिस्ट सर हेनरी ने स्टडी किया था। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि किसी बीकर में अगर हमने विलायक लिया हुआ है और उसके ऊपर हमने गैस लिया है और गैस को उसमें डिसॉल्व करना है, तो अगर आप उस पे गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ा देते हैं तो दिए गए विलायक में गैस की विलेयता बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हेनरी नियम हम पढ़ते हैं कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, जिसको हमने स्मॉल p से डिनोट किया है, उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। अगर इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x। x को हम मोल अंश भी कहेंगे, और ये भी कह सकते हैं कि ये गैस की सॉल्वेंट में विलेयता भी है, सॉल्बिलिटी भी है। अगेन प्रोपोर्शनैलिटी साइन अगर हमें हटाना है तो कोई ना कोई कांस्टेंट लाना पड़ेगा। तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के हमने इक्वल टू का साइन लगाया, और यहाँ पे ये KH जिसको हम हेनरी कांस्टेंट कहते हैं वो पुट करा। तो स्टूडेंट्स इस पे बेस्ड आप न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं, और यहाँ एक टेबल भी बनी हुई है जो डिफरेंट गैसेस का डिफरेंट टेम्परेचर पे KH वैल्यू गिवन होता है, ये कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं। हेनरी नियम के क्या क्या अनुप्रयोग होते हैं, तो 3 अनुप्रयोग हैं। पहला है कि जो कोल्ड ड्रिंक्स और जो सोडा वाटर होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता को बढ़ाने के लिए उसे उच्च दाब पर पैक किया जाता है। दूसरा एप्लीकेशन है जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं, जो गोताखोर होते हैं, समुद्र में बहुत नीचे जाते हैं जहां पर वायुमंडलीय दाब बहुत अधिक होता है, जिसकी वजह से उनके ब्लड में अधिक से अधिक मात्रा में गैसें घुल जाती हैं। फिर जब वो सतह पर आते हैं तो ये घुली हुई गैसेस स्पेशली नाइट्रोजन जो है बबल्स के फॉर्म में निकलती है, और ये जो नाइट्रोजन गैस है वो कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न करती है, जिससे उन गोताखोरों को दर्द महसूस होता है और कई बार ये जानलेवा भी होती है। तो इस कंडीशन को मेडिकल टर्म दिया गया है बेंड्स। और बेंड्स के चांसेस को रिड्यूस करने के लिए अब जो गोताखोर हैं उनके जो ऑक्सीजन सिलेंडर वो कैरी करते हैं उसमें हीलियम से डाइल्यूट करी गई वायु को उसमें डाला जाता है, जिससे नाइट्रोजन की सांद्रता कम हो गई उनके सिलेंडर में, तो नाइट्रोजन कम मात्रा में ही उनके गैस में उनके ब्लड में घुलेगी, तो कम मात्रा में ही वो बबल्स के फॉर्म में निकलेगी। चलिए स्टूडेंट्स आगे प्रोसीड करते हैं। थर्ड जो टाइप ऑफ विलयन है वो द्रव विलयन है, और इसमें भी जो आंशिक दाब होता है और जो मोल अंश होता है
किसी भी द्रव का उसके बीच में जो मात्रक संबंध है वो साइंटिस्ट राउल्ट ने दिया था। तो उन्होंने राउल्ट नियम हम पढ़ेंगे कि वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, जिसको हम स्मॉल p से डिनोट करेंगे, वो उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। तो स्टूडेंट, सॉल्वेंट को अगर हम 1 से डिनोट करें तो हम लिख सकते हैं P1 is directly proportion to X1 और P2 is directly proportion to X2। 2 को से हम सोल्यूट को दर्शाते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना है तो कोई ना कोई कांस्टेंट लाना है, तो P1 is equal to P1 नॉट into X1 और यहाँ हम लिख सकते हैं P2 is equal to P2 नॉट into X2। P1 नॉट प्योर सॉल्वेंट का वाष्प दाब होता है जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होती है गिवन टेम्परेचर पे। P2 नॉट प्योर सोल्यूट का वाष्प दाब है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, क्योंकि दोनों ही वाष्पशील पदार्थ हैं, द्रव हैं। अब अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अगर एक कंटेनर में 2 वाष्पशील पदार्थ हैं तो उस कंटेनर में अगर हम कुल दाब निकालना चाहें, उस विलयन का कुल दाब निकालना चाहें, तो दोनों ही कंपोनेंट्स के आंशिक दाब का योग करना होगा। तो हम कह सकते हैं कि P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। राउल्ट्स नियम से हम P1 और P2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1 एंड P2 इज इक्वल टू P2 नॉट इंटू X2। हम X1 को लिख सकते हैं P1 नॉट 1 माइनस X2 प्लस P2 नॉट इंटू X2। ये भी आप एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में कि X1 प्लस X2 इज इक्वल टू 1 होता है, तो वहीं से हमने इसको एक्सप्रेशन को डिराइव किया है। अब ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो P1 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू X2 प्लस P2 नॉट इंटू X2। X2 के टर्म्स हम एक तरफ कर लें और उसमें से X2 कॉमन ले लें, तो P1 नॉट और प्लस वाले टर्म को अगर हम पहले लिखें दैट इज P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू X2। ये P टोटल का फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। और अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो P टोटल है दैट इज कुल दाब है विलयन का, वो सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि बाकी सारे टर्म कांस्टेंट हैं। चलिए इसी को हम ग्राफ से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे y एक्सिस पे वाष्प दाब लिया है, x एक्सिस पे मोल अंश लिया है, एक तरफ x1 लिया है 1 और x2 लिया है 0। दैट इज अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारी फाइनल वैल्यू आएगी 1। और हमने पढ़ा भी था कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 होता है। सिमिलरली यहाँ पे x1 जो है वो 0 के इक्वल होगा और x2 अगर 1 है तो यहाँ भी आपकी फाइनल वैल्यू 1 आ रही है। तो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ x1 से स्टार्ट करेंगे जो 0 वैल्यू है। तो आप ये राउल्ट्स लॉ वाले फॉर्मूले में देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे x1 की वैल्यू 0 रख दें तो P1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जब x1 0 है तो P1 की वैल्यू 0 है। जब आप राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तो x1 की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो P1 का भी ग्राफ बढ़ रहा है। और जैसे जैसे इंक्रीज करते करते x1 अपनी मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 1 के इक्वल हो जाता है। तो आप यहाँ एक्सप्रेशन से देख सकते हैं अगर x1 की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो P1 जो है P1 नॉट के इक्वल हो जाएगा। दैट इज ये P1 का ग्राफ y एक्सिस पर जहां भी इंटरसेक्ट करेगा वो वैल्यू हो जाएगी P1 नॉट की। सिमिलरली हम x2 लेंगे तो अगर x2 0 है तो P2 भी 0 हो जाएगा। और जब हम x2 लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, जब x2 की वैल्यू बढ़ेगी तो P2 का भी ग्राफ बढ़ेगा। और जब x2 की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी तो आप देख सकते हैं अगर हम इसको 1 रख दें x2 की वैल्यू तो P2 जो है P2 नॉट के इक्वल हो जाएगा। दैट इज जिस पॉइंट पे ये P2 का ग्राफ y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वो वैल्यू हो जाएगी P2 नॉट की। दोनों ग्राफ को अगर हम ज्वाइन कर दें क्योंकि हमें P टोटल निकालना है तो ये P1 प्लस P2 के इक्वल होगा। क्योंकि हमने 2 द्रव लिए हुए हैं और दोनों ही वाष्पशील हैं तो ये ग्राफ थोड़ा ऊंचा नीचे बनेगा। क्योंकि 2 द्रव अगर आपने लिए हैं और दोनों डिफरेंट हैं तो कोई एक अधिक वाष्पशील होगा और कोई कम वाष्पशील होगा। तो इस तरीके से ये हमारा ग्राफ आएगा। तो स्टूडेंट्स ने आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है राउल्ट का नियम। हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति है
ये पहला एक्सप्रेशन जो लिखा है वो राउल्ट्स लॉ का लिखा है, वो भी जनरल एक्सप्रेशन लिखा है, इसमें हमने 1 या 2 मेंशन नहीं किया है, ठीक है। और जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन लिखा है वो हेनरीज लॉ का लिखा हुआ है कि P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। अगर दोनों एक्सप्रेशन को हम कंपेयर करें तो LHS सेम है, RHS में मोल फ्रैक्शन सेम है, डिफरेंस कहाँ आया P नॉट और KH में। तो वो कंडीशन जिसपे P नॉट KH के इक्वल हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि राउल्ट का नियम हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति होती है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। ठोस पदार्थों का द्रवों में विलयन एवं उनका वाष्प दाब। स्टूडेंट्स ये फिगर बना हुआ है, यहाँ पे एक बीकर लिया है जिसमें शुद्ध विलायक लिया हुआ है और इसको क्लोज्ड कंटेनर में लिया हुआ है। रूम टेम्परेचर पर ही इसमें वाष्पन प्रक्रिया होगी और वाष्पन प्रक्रिया एक सतह प्रक्रम होता है, दैट इज जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं वो वाष्प अवस्था में जाएंगे। जैसे जैसे वाष्प अवस्था में ये वाष्प की मात्रा बढ़ती रहेगी, वाष्प अणुओं की मात्रा बढ़ेगी, तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे, साथ ही साथ कंटेनर की वॉल से भी टकराएंगे और ऐसा भी होगा कि ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिक्विड की सरफेस से भी टकराएं, दैट इज उनका संघनन हो जाए। यानी कि स्टार्टिंग में इवेपोरेशन भी हो रहा है और फिर धीरे धीरे कंडेंसेशन भी हो रहा है। जिस पॉइंट पे ये इवेपोरेशन और कंडेंसेशन की रेट बराबर हो जाती है, इनकी दर बराबर हो जाती है, दैट इज वो इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव हो जाती है। इस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो भी वाष्प दाब आएगा उसे हम उस प्योर सॉल्वेंट का वाष्प दाब कहेंगे और उसको हम P1 नॉट से डिनोट करेंगे। अब स्टूडेंट्स अगर इसी विलायक में हमने 1 मोल विलय घोल दिया है जो कि अवाष्पशील है, होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाया है, समांगी मिश्रण बनाया है, तो सतह पर वाष्पशील विलायक के भी अणु हैं और अवाष्पशील विलय के भी अणु हैं, लेकिन वाष्प अवस्था में तो सिर्फ विलायक के अणु ही जाएंगे। और आप देख रहे हैं कि सरफेस पे विलायक के अणुओं की संख्या घट गई है, इसीलिए जब हम विलयन बनाते हैं जिसमें अवाष्पशील पदार्थ घुला होता है, तो उस विलयन की जो वाष्प दाब होता है वो शुद्ध विलायक के कंपैरिजन में कम हो चुका होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि सतह छोड़कर जाने वाले विलायक अणुओं की संख्या घट जाती है, इसलिए विलायक का वाष्प दाब भी घट जाता है। और ये जो वाष्प दाब में अवनमन होता है, ये विलय की प्रकृति पे बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है, जबकि उसकी मात्रा पे ही केवल निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बीकर में आपने 1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन लिया है और दूसरे बीकर में आपने 1 मोलर सुक्रोज सोल्यूशन लिया है, तो दोनों ही सोल्यूशन में वाष्प दाब का अवनमन सेम होगा, क्योंकि दोनों ही बीकर में जो सोल्यूट की मात्रा है वो सेम है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हेडिंग करते हैं कि अवाष्पशील विलय वाले विलयन के लिए राउल्ट नियम अगर हमें लिखना हो, तो जब अवाष्पशील विलय उसमें उपस्थित है तो हमारे पास वाष्पशील कंपोनेंट सिर्फ सॉल्वेंट है, तो जो विलयन का आंशिक दाब आएगा वो विलायक के आंशिक दाब पर ही डिपेंड करेगा, जो कि इन टर्न डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन पे। तो अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दें तो P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1 लिख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आदर्श एवं अनादर्श विलयन। तो आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का अनुसरण करते हैं। तो अगर इसी डेफिनेशन को एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं कि Pa इज इक्वल टू Pa नॉट इंटू XA और Pb इज इक्वल टू Pb नॉट इंटू XB। तो ये डेफिनेशन हो गया। दूसरा पॉइंट है डेल्टा H मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 और डेल्टा V मिक्सिंग भी 0 होती है। ये दोनों पॉइंट्स गुण होते हैं आदर्श विलयन के। दैट इज अगर आप 10 ml लिक्विड A मिक्स कर रहे हैं और 10 ml लिक्विड B मिक्स कर रहे हैं तो टोटल सोल्यूशन 20 ml आना चाहिए। ये सोल्यूशन है। दैट इज
बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर द मिक्सिंग दोनों का जो वॉल्यूम है वो बराबर है। और यहां भी आप देख सकते हैं कि बिफोर मिक्सिंग दैट इज सोल्यूट और सॉल्वेंट को जब आपने मिक्स नहीं किया है तो जो उसमें ऊष्मा है वही ऊष्मा है जब उन दोनों को आपस में मिक्स करते हैं। दैट इज ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दैट इज वो ना मिक्स करने पे ना वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और इसका जो रीजन है वो होता है EAA और EBB। दैट इज हम कह सकते हैं प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है और प्योर सोल्यूट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है बिफोर मिक्सिंग इज इक्वल टू EAB। दैट इज जब सोल्यूशन बना लिया है तो सॉल्वेंट और सोल्यूट मॉलिक्यूल्स के बीच में भी इंटरेक्शन बिल्कुल वैसा था जो बिफोर मिक्सिंग उनके अपने प्योर कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में था। तो ये आदर्श विलयन का ग्राफ है जो अभी हम डिस्कस कर भी चुके हैं। तो स्टूडेंट्स परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशंस तो कोई भी नहीं होते, बट हाँ नियरली टू आइडियल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आप N-हेक्सेन और N-हेप्टेन को मिलाएंगे तो नियरली टू आइडियल सॉल्यूशन मिलेगा। दूसरा एग्जांपल है ब्रोमो इथेन एंड क्लोरो इथेन को मिलाने पर भी नियरली टू आइडियल सॉल्यूशन मिलेगा। और लास्ट है बेंजीन और टोलीन। तो स्टूडेंट्स अगर आपने एक चीज नोटिस करी हो तो ये जितने भी अवयव लिखे हुए हैं इनकी स्ट्रक्चर वाइज और ये पोलैरिटी ऑलमोस्ट सेम है। दैट इज वो पदार्थ जो स्ट्रक्चर वाइज और पोलैरिटी वाइज ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, अगर उनको मिक्स किया जाए तो कम से कम नियरली टू आइडियल सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, अनादर्श विलयन के बारे में पढ़ेंगे। वे विलयन जो राउल्स का नियम का अनुसरण सभी सांद्रताओं पर नहीं करते हैं उन्हें हम अनादर्श विलयन कहते हैं। अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। पहला है राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन और दूसरा है राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। तो चलिए पहला वाला करते हैं कि राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। तो जैसे अभी हमने 4 पॉइंट्स आदर्श के लिए लिखे थे वैसे ही करेंगे कि PA, अब क्योंकि धनात्मक विचलन है तो ये ग्रेटर दैन का साइन लगाएंगे PA नॉट इंटू XA और PB इज ग्रेटर दैन PB नॉट इंटू XB। डेल्टा H मिक्सिंग भी ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा, डेल्टा V मिक्सिंग भी ग्रेटर दैन 0 होगा और रीजन है EAA दैट इज सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन एंड सोल्यूट सोल्यूट इंटरैक्शन इज ग्रेटर दैन सॉल्वेंट एंड सोल्यूट इंटरैक्शन जब उनको आपस में मिक्स कर दिया है, विलयन बना लिया है। एग्जाम्पल ले लें एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड का। मिक्स करने से पहले जब ये प्योर कंपोनेंट है तो इनके बीच में डायपोल डायपोल इंटरैक्शंस हैं और जब इनको आप मिक्स करते हैं तब इनके जो पहले इंटरैक्शन था वो काफी स्ट्रांग है, बाद वाले इंटरैक्शन स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से इनके बीच में कोई खास बॉन्डिंग नहीं होती है। और फिर भी अगर आप एसीटोन में कार्बन डाइसल्फाइड मिक्स करना चाहते हैं दैट इज पुराने बॉन्डिंग को आपको तोड़ना पड़ेगा और बॉन्डिंग तोड़ने के लिए हमेशा एनर्जी जरूरत होती है, इसीलिए डेल्टा H यहाँ पे ग्रेटर दैन 0 दैट इज पॉजिटिव आएगा। कोई खास बॉन्डिंग नहीं है इसलिए ये वॉल्यूम भी ज्यादा ऑक्युपाई करेंगे, एक्सपेक्टेड से ज्यादा, वो भी थोड़ा सा, दैट इज 10 ml अगर A लेंगे प्लस 10 ml अगर B ले तो 20 आना चाहिए, लेकिन लगभग 20.1 ml हमें सोल्यूशन मिलता है, इसलिए डेल्टा V भी पॉजिटिव आएगा। और क्योंकि इसमें खास बॉन्डिंग नहीं है सोल्यूशन बनाने के बाद, यानी ये आसानी से वाष्पित हो सकते हैं, दैट इज A की वैल्यू PA नॉट इंटू XA से ज्यादा होगी, उसी तरह B की भी वैल्यू ज्यादा होगी। यानी अनुमानित तो था कि ये ग्राफ आना चाहिए बट अनुमानित से ज्यादा है, P1 या PA का ग्राफ बोल सकते हैं। और तीसरे P2 का भी अनुमानित ग्राफ ये था जो बट एक्चुअल में धनात्मक विचलन है तो ग्राफ ये इस कर्वेचर के साथ आएगा, क्योंकि P1 P2 का मान ज्यादा है तो P टोटल का भी मान ज्यादा होगा। सिमिलरली अगर ऋणात्मक विचलन है तो उन्हीं फॉर्मूलेस को अगर हम लिखेंगे बट इस बार लेस देन का साइन लगाएंगे तो PA नॉट इंटू XA और PB इज लेस देन PB नॉट इंटू XB।
डेल्टा H मिक्सिंग भी लेस देन 0 होगा, डेल्टा V मिक्सिंग भी लेस देन 0 होगा। और रीजन है कि प्योर सॉल्वेंट और प्योर सोल्यूट से जो इंटरेक्शन हो रहा है वो सोल्यूशन बनाने के बाद सॉल्वेंट सोल्यूट का इंटरेक्शन काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से यानी स्ट्रांग बॉन्डिंग हो रही है, जिसकी वजह से ऊष्मा निकलेगी तो डेल्टा H निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे जब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिक्स करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग बॉन्डिंग है तो ये कम वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे, पास पास आ जाएंगे। और जब ये आपस में स्ट्रांग बॉन्डिंग से बॉन्डेड है तो इनका जो आंशिक दाब है वो भी एक्सपेक्टेड से कम हो जाएगा। दैट इज ग्राफ का जो कर्वेचर है वो नीचे से बनेगा और पी टोटल भी इसलिए घट जाएगा। तो आज का लास्ट टॉपिक है कि स्थिर क्वांटी मिक्सचर दैट इज एजियोट्रॉप्स, ये द्विघटीय मिश्रण होते हैं जिनका द्रव और वाष्प अवस्था में संगठन एक समान होता है, साथ ही साथ एक स्थिर ताप पर ये उबलते हैं और इनके घटकों को इवन प्रभाजी आसवन विधि द्वारा भी सेपरेट नहीं किया जा सकता है। ये दो प्रकार के होते हैं, न्यूनतम क्वथनांकी और अधिकतम क्वथनांकी। न्यूनतम क्वथनांकी मिश्रण वे मिश्रण होते हैं जो राउल्स नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल 95% एथनॉल प्लस वाटर मिश्रण। और दूसरा है अधिकतम क्वथनांकी, ये वे मिश्रण होते हैं जो राउल्स नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल है 68% नाइट्रिक एसिड प्लस 32% वाटर। स्टूडेंट्स, एजियोट्रॉप हमेशा एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर ही बनते हैं, तो ये कंसंट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है एजियोट्रॉप्स बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पे फिनिश होती है। तो पहले हम रिवाइज कर लें कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने विलेयता के बारे में पढ़ा, फिर विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने हेनरीज लॉ भी पढ़ा और राउल्स लॉ भी पढ़ा। साथ ही साथ हेनरीज लॉ के हमने अनुप्रयोग भी देखे थे। उसके बाद हमने आदर्श व अनादर्श विलयन के बारे में पढ़ा और लास्ट में हमने एजियोट्रॉप्स और उसके प्रकार के बारे में पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, आज का गृह कार्य नोट कर लीजिए कि 10 ml द्रव A प्लस 10 ml द्रव B को अगर मिलाया जाए और 19.9 ml विलयन प्राप्त होता है तो यह विलयन राउल्स नियम से किस प्रकार का